चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन नए टॉपिक की चर्चा होती है। आज का जो टॉपिक होगा वह हुआ सेलों का संयोजन। यानी सेलों का संयोजन क्या है? तो इसका परिभाषा कहता है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मान अत्यधिक प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक सेल को संयोजित करते हैं तो हम उसे कहते हैं सेलों का संयोजन। तो जाहिर सी बात है, एक सेल होगी तो परिपथ में धारा कम होगा, दो सेल होगा परिपथ में धारा ज़्यादा होगा, तीन सेल होगा परिपथ में धारा ज़्यादा होगी। कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे सेलों की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे परिपथ में धारा का मान बढ़ते जाएगा। तो वही प्रश्न आया कि यदि हम सेल को बढ़ाते चले जाएंगे तो सेल को हम तीन तरीक़ा से जोड़ सकते हैं। सेलों की संख्या बढ़ा करके हम तीन तरीक़ा से जोड़ेंगे। तो पहला हुआ सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा हुआ सेलों का समानांतर क्रम समूहन, तीसरा हुआ सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों का जो संयोजन होगा उसको हम देखेंगे। तो पहला संयोजन हम लोग सेलों का श्रेणी क्रम की चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम बोर्ड पर चलते हैं। तो देखिए मैंने परिभाषा लिख रखा है, परिपथ में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक सेलों का जोड़ा जाता है, जिससे हम सेलों का संयोजन कहते हैं। सेलों का संयोजन तीन प्रकार के होता है, जिसमें मैंने लिखा, पहला में क्या लिखा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब चलिए सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, अब इसकी चर्चा करते हैं। तो मैंने एक सेल ले रखा है, इस सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ दिया है, इस सेल को तीसरे सेल के साथ जोड़ा हुआ है। तो सेल में दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, मतलब धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। सेल अगर की कल्पना हम करें, मान लिया जाए ये निपोबैटिक है, तो निपोबैटिक का जो पीतल का टोपी होगा वो प्लस का यानी धन ध्रुव का काम करेगी, और जो पीछे वाला उसका जो पेंदी होगा वो माइनस का काम करेगा। तो इस सेल की बात किए तो ये माइनस होगा और ये इसका क्या होगा, प्लस होगा। इस सेल की बात करें तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अगर इस सेल की बात करें तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, है ना। अब चलिए थोड़ा सा देखिए, अगर हम पहला सेल लेते हैं, ये पहला सेल लेते हैं, ये दूसरा सेल लेते हैं, ये हम तीसरा सेल लेते हैं, तो इसकी परिभाषा बनेगी, क्या परिभाषा बनेगी, पहला सेल का धन ध्रुव, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव, दूसरे सेल का धन ध्रुव, तीसरे सेल का ऋण ध्रुव, तीसरे सेल का धन ध्रुव, चौथे सेल का क्या होगा, ऋण ध्रुव। अगर ये धन ध्रुव होगा तो ऋण ध्रुव, अगर चौथे सेल का धन ध्रुव तो पांचवें सेल का ऋण ध्रुव में जुड़ा हुआ होता है। तो सेलों के ऐसा समूहन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन। अब बेटा हम इसको क्या करते हैं, तो परिभाषा लेते हैं। एक तरह से और देखेंगे, यहाँ पे एक तरीका से और क्या देख, चलिए विद्यार्थी तो देख लीजिए, इसी चीज़ को मैंने परिभाषा दिखाया। पहले सेल का धन ध्रुव, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव, दूसरे सेल का धन ध्रुव, तीसरे सेल का ऋण ध्रुव के साथ जुड़ा हो तो उसे हम सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसकी शर्तें देखते हैं कि सेलों का इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, थोड़ा सा बस 2 मिनट रुकेंगे। चलिए अब इसको मैं रैप करता हूँ और पुनः आपको फिगर के द्वारा दिखाता हूँ। देखो विद्यार्थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेल, पहला सेल प्लस, दूसरा का माइनस। तो इस फिगर को हम इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। जैसा कि जो सेल देख रहे हैं ये सेल है, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, प्रतिरोध है। चाहेंगे तो इससे बाह्य प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। ये जो सेल देख रहे हैं ना, ये जो सेल, एक सेल, दो सेल, डॉट डॉट,
इसका मतलब है कि इसमें अनगिनत सेल लगे हुए हैं। दूसरी बात देखेंगे कि ये जो विद्युत वाहक बल हुआ, और पहला सेल के लिए विद्युत वाहक बल हुआ, दूसरा सेल के लिए विद्युत वाहक बल हुआ, तीसरा सेल के लिए विद्युत वाहक बल हुआ, डॉट डॉट अनगिनत सेल के लिए विद्युत वाहक बल होगी। दूसरा बात देखेंगे, ये आंतरिक प्रतिरोध है, क्योंकि हमें पता है सेल के बाहर जो प्रतिरोध होता है बाह्य प्रतिरोध के नाम से हम लोग जानते हैं, और सेल का जो अंदर प्रतिरोध होता है वो हम आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा 2 दिन का पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है और बाह्य प्रतिरोध क्या है। तो अब यहाँ पे बेटा देखेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे, अगर एन सेल लगा रखा हुआ है तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, एन ही होगा। ठीक, अगर आंतरिक प्रतिरोध यहाँ है तो जितना सेल होगा उतना आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो एन आर होगा। उसी चीज़ को मैं लिखूँगा, लिख रहा हूँ, माना कि विद्युत वाहक बल ई आंतरिक प्रतिरोध आर एवं बाह्य प्रतिरोध बड़ा आर है। अब यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ मैंने लिख दिया, ई विद्युत वाहक बल, आर बाह्य प्रतिरोध और छोटा आर आंतरिक प्रतिरोध है। तब क्या लिख रहे हैं, तब कुल प्रतिरोध, या यहाँ पे लिखेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध बेटर होगा, कुल या आंतरिक प्रतिरोध लिख दें, तब आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या होगा बेटा, एन आर। कैसे होगा, यहाँ प्रतिरोध आर है, यहाँ प्रतिरोध है, 2 सेल है, डॉट डॉट एन सेल होगा तो एन आर होगा। फिर लिखेंगे क्या, कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा, तो लिखाएगा एन ई, एक सेल का विद्युत वाहक बल ई, ईथ सेल का विद्युत वाहक बल ई, डॉट डॉट अनंत सेल है यानी एन सेल है तो एन गुने ई। अब यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिरोध, बेटा कुल प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध जो जुक्ति जुड़ा हुआ है और आंतरिक प्रतिरोध एन आर है, तो कुल प्रतिरोध बेटा होगा आर प्लस एन आर, कुल प्रतिरोध हुआ। अब चलिए अब हम लिख रहे हैं आई बराबर, थोड़ा सा देखेंगे क्या चीज़ बराबर देखेंगे, आई बराबर देखेंगे, आई बराबर होता है क्या, विद्युत वाहक बल बटा कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो बाबू क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल होगा कोची एन ई बटा कुल प्रतिरोध होगा क्या, आर प्लस एन आर। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बेटा, रुकेगा थोड़ा सा रब करते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसे रब करता हूँ। हाँ विद्यार्थी, तो क्या मिला मेरे को, तो यहाँ पर हम देखना सकते, दिखाई दे रहा है बेटा, ऊपर देखो तो आई बराबर होगा एन ई बटा आर प्लस एन आर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहता है यदि आर बड़ा होगा एन आर से आर बड़ा होगा, यदि आंतरिक प्रतिरोध छोटा होगा बाह्य प्रतिरोध, तब आई बराबर क्या होगा, तो कहता है
यहाँ पे होगा एन ई बटा, आया ऐसा देखा जाए कि ए काफ़ी बड़ा हो और एन आर जीरो के समान हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, एन ई बटा आर। कहने का मतलब हुआ कि यदि एन आर आर से क्या होगा, छोटा होगा, तब यानी कहने का मतलब कि बहुत छोटा होगा, यानी आर के बराबर नहीं, एन आर के बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो स्थिति ये मिलेगा। फिर लिख रहा है यदि आर से बड़ा होगा एन आर, यानी कहने का मतलब हुआ एन आर, यानी कहने का मतलब हुआ यदि आर से बड़ा हुआ एन आर, यानी एन आर का मान, यानी एन आर का नहीं, आर का मान क्या हो, जीरो हो, आर का मान क्या हो, जीरो हो, तब यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, तब आई बराबर क्या होगा, तब आई बराबर क्या होगा से देखिए, एन ई बटा, अब यहाँ पे देखा जाए ये काफ़ी बड़ा होगा तो जीरो होगा। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ा देने के लिए, क्या बात, ये जीरो, तब बराबर में लिखिए एन ई बटा आर। तो यहाँ क्या मेरे को मिलेगा, आर का ई बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी यहाँ जीरो लिखेंगे प्लस यहाँ पे एन आर लिखेंगे बराबर, क्या मेरे को मिलेगा बाबू, एन ई बटा क्या मिलेगा, एन आर, यानी एन से एन अगर हम काट दें तो क्या मिलेगा, ई बटा आर। थोड़ा सा बैठे रहेंगे। अब देखिए, तो चलिए विद्यार्थी हम लोग क्या देखें, तो थोड़ा सा जो हम लोग को जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो आई बराबर हो गया ई बटा क्या हो गया, आर। अभी यहाँ पर थोड़ा सा तर्क करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने क्या किया कि दो स्थिति तैयार हुआ। पहला स्थिति कि आर का मान बहुत बड़ा हो और यह एन आर का मान बहुत छोटा हो, तब मेरे को क्या मिला, आई बराबर एन ई बटा आर। फिर कहता है कि एन आर का मान काफ़ी बड़ा हो और आर का मान बहुत छोटा हो, यानी आर बराबर जीरो के लगभग, जीरो नहीं, जीरो के लगभग, यानी ना के बराबर हो तो वही होता है, तब आई का जो मान होगा ई बटा क्या होगा, आर होगा। और हम लोग को यही चीज़ दिखना था, यानी देखा जाए तो आपका जो ये समीकरण देख रहे हैं यही आपका न्यूमेरिकल में काम करेगा और इसके बाद निर्भर करेगा प्रतिरोध पर, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान बड़ा होगा, बाह्य प्रतिरोध का मान छोटा होगा, तब क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध का मान बड़ा होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान छोटा होगा, तब क्या होगा। दोनों का शर्त मैंने दिखा दिया। ठीक है, मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।